जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे स्पेक्ट्रम की। भाई आपके सामने इतनी मोटी बुक्स आती है कि भाई मॉडर्न इंडिया के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी। अब ये जब बुक्स देख के सबसे पहले स्टूडेंट जो है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसके मन में ये सवाल आता है कि मैं केवल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इतनी मोटी बुक्स पढ़ रहा हूँ भाई, मतलब उसको कैसे कवर करूँ, क्योंकि सब्जेक्ट और भी तो पढ़ने हैं हमें। तो केवल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इतनी मोटी बुक्स पढ़ता हूँ तो उसको कवर कैसे करें, उसको पढ़ें कैसे। तो आज मैं बस को बताऊंगा कि इसमें पढ़ना क्या आपको क्या है और कैसे पढ़ना है, ताकि आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री की स्ट्रेटजी है या आपको जो सब्जेक्ट कवर करना है वो आपका ताकि जल्दी कवर हो जाए। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है वही आपको केवल पढ़ना है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी भी होगी जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आपको उन चीज़ों से बचना है, और कैसे बचना है मैं आपके बारे में अभी आज इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ये जो बुक्स है इसमें है क्या। आपको पता है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें क्या लिखा है, आधुनिक भारत का इतिहास। अब चूंकि जब आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं कि भाई ब्रिटिश भारत, मतलब जो जब भारत में ब्रिटिश ने शासन किया तो वो कालखंड को पढ़ते हैं। इसके अलावा इस बुक्स में क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी है, समझ रहे हो, मतलब भारत आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद का इतिहास भी इसमें है। तो अब क्या उसको पढ़ें, तो भाई उसको तो पहले आपको छोड़ ही देना, अब उसको नहीं पढ़ना, क्योंकि वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जितना आप मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। क्योंकि मतलब जब से ब्रिटिश ने शासन किया है तब से लेके 1947 तक का जो इतिहास है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब वो नहीं है, लेकिन वो आपके लिए अभी इतना नहीं है। आपको उसके लिए आप कोई भी कोचिंग का नोट्स ही पढ़ सकते हैं, और आप यदि चाहें तो उसको भी अलग पढ़ सकते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि इससे हमारा केवल एक ही सब्जेक्ट कवर हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। इससे आपका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो सेक्शन है आपका, हम लोग पढ़ते हैं GS 1 में मेंस में, वो भी आपका इसमें कवर होता है। और इसका भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जो है इसका काफ़ी इसमें वेटेज है इस बुक्स में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, मतलब भारतीय रियासतों का यहाँ से, ठीक है, भारतीय जो रियासतें, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया तो वहाँ किस तरीके से पुनर्गठन हुआ, वहाँ किस तरीके से एकीकरण हुआ उसके बारे में। तो मतलब इतनी जो बुक्स है कम से लगभग वो किसके बारे में, केवल पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में है। तो और एक इतनी केवल कितनी है, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में है, ठीक है। तो अब इसको हमें कवर कैसे करना है, सबसे पहले हम शुरुआत में इसमें आते हैं। तो आप ये समझो कि जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले जो पहली यूनिट है आपको तो छोड़ देना है। पहली यूनिट कहती है इतिहास एवं उपागम, मतलब ये समझो कि जो भारत का जो इतिहास है इसके क्या स्रोत है, मतलब कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इतिहास मतलब इतिहास के स्रोत क्या है, ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत एवं उपागम। तो जो पहली यूनिट है हमें इसको छोड़ देना है। यदि आप लोग सोचेंगे मुझे पढ़ना ही है, ज़्यादा ही आपके पास टाइम है, तो उनके लिए काफ़ी है कि आप उसको छोड़ दो, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, ना ही उससे आएंगे। हाँ, आपकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यदि पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, यदि आपके पास टाइम है। तो आपको जब आदि आप सोचते हो कि नहीं मुझे तो भाई जल्दी कवर करना है, मतलब सब्जेक्ट है वो कवर हो जाए, ठीक है, एग्जाम के काफी मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको उसको छोड़ देना है पहली यूनिट को। तो पहली यूनिट में 2 चैप्टर हैं आपके गायब हो जाएंगे, मतलब आपको इसमें नहीं पढ़ना है, आपको आना है सेकंड यूनिट से, ठीक है। जो सेकंड यूनिट है मतलब आप इसको दो, पहली यूनिट है जो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब पेज नंबर 1 से लेकर 14 नंबर तक ये काफ़ी इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये है स्रोत एवं उपागम, ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है अध्यापन आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड चैप्टर है इसी का कि भारत मतलब आधुनिक भारतीय इतिहास की उपागम, ठीक है, उसको भी आपको छोड़ देना। तो ये 2 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे, आपको उसको नहीं पढ़ना है। आपको आना है सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट में क्या है, भारत में यूरोपियों का आगमन। अब समझो क्यों भारत में यूरोपियों का आगमन या ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। मतलब ये समझो कि जब भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई उसमें से केवल ब्रिटिश तो नहीं आए थे, और भी तो आए थे, मतलब पुर्तगीज हो गए, डेनिश हो गया, फ्रेंच हो गए, डच हो गए। तो हमें उन सारी कंपनियों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी कंपनी आई हैं। तो इसमें जो सेकंड यूनिट है यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं ब्रिटिश भारत का सुदृढ़ीकरण, तो इसके अंतर्गत 3 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है वो क्या है, तीसरा चैप्टर, मतलब ओवरऑल तीसरा चैप्टर, और बेसिस के अंतर्गत पहला चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इसमें हम सारी जो यूरोपीय कंपनी है उनके बारे में पढ़ें, कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी थी। इसके बाद जो जैसे आपको पता है फ्रेंच हो गया, ठीक, डच हो गया, अंग्रेज हो गए, डेनिश हो गए, ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको दिखाऊंगा मैं चैप्टर, आपको वो भी दिखा देता हूँ कहाँ पे कौन सी कंपनी। देखो, यूरोपीय कंपनियों का आगमन है ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण, पहला चैप्टर है इसका, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आपको इस चैप्टर को आपको
पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको सब सारी यूरोपीय कंपनी वो आपको पता चलेंगी कैसे क्या है, ठीक है। तो आपको जानकारी हो जाएगी भाई भारत में कौन कौन सी कंपनी आई हुई थी, ठीक है। इसके बाद आपको आना है ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, मतलब चौथा चैप्टर है ब्रिटिश विजय के समय, मतलब जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत रही थी। अब ब्रिटिश की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्रकार से एक तरफ हो गई, क्योंकि वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनमें से आगे निकल के आ गई। तो इसलिए ब्रिटिश जीत रहे थे। जीत कब रहे थे, 8वीं शताब्दी में। आपको पता है जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, 8वीं शताब्दी की शुरुआत में डिक्लाइन होने लगा था, पतन होने लगा था, तभी क्षेत्रीय राज्य बंटने लगे थे, क्योंकि केंद्रीय शक्ति थी वो कमजोर हो गई मुगल एम्पायर की। तो अब ये क्षेत्रीय शक्ति बटी, तो उनको क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको उन सारी अलग अलग शक्तियों को हराने में अलग अलग करके काफ़ी आसानी हुई। जैसे कि अवध हो गया, चाहे आपका जो बंगाल हो गया, कर्नाटक हो गया, या फिर मैसूर हो गया, मराठा हो गए। तो मराठा तो खैर मतलब एक अलग शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन हालांकि वो अलग युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, तो उसकी वजह से शक्ति कमजोर पड़ी। तो एक क्या था, पूरा भारत क्या होता 8वीं शताब्दी में एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बट गया था मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने के पश्चात। तो उसी के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, 8वीं शताब्दी का भारत और ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत में कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य थे, क्या क्या स्थिति थी। फिर 5वां चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, मतलब कि अब ब्रिटिश शक्ति ने उन क्षेत्रों को किस प्रकार से हराया, मतलब उन राज्यों को किस प्रकार से हराया और ब्रिटिश साम्राज्य में मतलब शामिल किया। जैसे कि बैटल ऑफ पढ़ते हो आप लोग, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ते हो, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ते हो, कर्नाटक वॉर पढ़ते हो, एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ते हो, एंग्लो कर्नाटक वॉर पढ़ते हो, तो वो सारे वॉर इसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आप कंपनी के युद्ध हुए अलग अलग राज्यों से, अलग क्षेत्रीय राज्यों से, वो सारे इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ते हो। किसमें, चैप्टर 5 में 54 नंबर से लेकर 150 नंबर तक आपका जो पेज है, ठीक है, 54 से लेकर ये सारा चैप्टर उसी का है, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग, ये चैप्टर का नाम क्या है, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। इस सारा ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास क्या है, सारे जो भी युद्ध हुए हैं, मतलब बंगाल के बारे में जानकारी पढ़ोगे, अवध के बारे में पढ़ोगे, कर्नाटक के बारे में पढ़ोगे, एंग्लो कर्नाटक वॉर, प्लासी का युद्ध, ये सारे आप लोग इसके अंतर्गत हम पढ़ते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब चूंकि अब भारत में ब्रिटिश शक्ति का स्थापना हो गई, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया, ये सारे वॉर हो गए, उन लोगों ने अलग अलग करके क्षेत्रीय राज्यों को एक प्रकार से मिला लिया। ये स्ट्रेटजी बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि यदि आपने इसको एक बार समझ लिया भाई साहब, आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, खेल हो जाएगी। अरे यार क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को हमें पता तो होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी, लेकिन हमें उसको अलग अलग करके यदि हम उसको अलग चैप्टरों में अलग अलग हमने भाग में डिवाइड कर लिया, अलग अलग पार्ट में, तो बहुत सिंपल हो जाएगी। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हो गया, उसने शासन स्थापित कर लिया भारतीय राज्यों को। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि कंपनी के विरुद्ध अब क्या होगा, मतलब विद्वेष उत्पन्न होगा। क्योंकि अब देखो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, तो 1857 तक क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं कि भारत में ब्रिटिश शासन कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से उस प्रकार से कोई विद्वेष नहीं हो रहा, कोई विद्रोह नहीं हो रहा है, तब जाके लोगों को पता चलता है कि अरे यार मतलब भारत में बाहर शासन कर रहे हैं, बाहर के लोग शासन कर रहे हैं, ब्रिटिश शासन कर रहे हैं। तो तभी अब इसमें 30 यूनिट है, इसमें बताया गया है ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध बढ़ता विद्वेष। अब यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे हम 1857 की, पता आपको रिवोल्ट हुआ था, क्रांति हुई है। तो 1857 से पूर्व कौन कौन से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष, मतलब इसमें कौन कौन से युद्ध हुए, मतलब इसमें नागरिक विद्रोह विद्रोह हुए। तो इसमें कौन कौन से कृषक विद्रोह हो गया, नागरिक विद्रोह हो गया, ठीक है। इसमें देखो पढ़, ये किस कंपनी के विरुद्ध बढ़ता विद्वेष, 1857 से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष। मतलब अब इसमें क्या, इसमें पढ़ेंगे हम 1857 से पूर्व कौन कौन से कंपनी के विरुद्ध में विद्रोह हुए, जैसे मान लो कृषक, आदिवासी विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नागरिक विद्रोह, ये सारे विद्रोह के अंतर्गत पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो 1857 से पूर्व हुए हैं। क्योंकि 1857 का जो युद्ध हुआ है, जो विद्रोह हुआ है, उसको हम अलग पढ़ते हैं अलग चैप्टर में। तो इसी के बाद जो अगला चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है 7वां चैप्टर 1857 का विद्रोह। इसमें हम पूरे 1857 की पूरे उसके क्या कारण थे, क्या उसका बैकग्राउंड था, क्या उसका परिणाम रहा है, क्या उसके पूरे उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ पे, 7वें चैप्टर में 188 से लेकर 221 के पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी हमें जानकारी मिलती है कि भाई 1857 का जो विद्रोह हुआ, क्या हुआ था, उसके बारे में क्या जानकारी है, मतलब उसके क्या मुख्य कारण है। आपको पूरा ही जो इन्फॉर्मेशन है 1857 के विद्रोह की पूरी आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अब चूंकि 1857 का विद्रोह हो गया है, भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया है, 1857 का विद्रोह हो गया, विद्रोह भी हो रहे हैं। तो अब इसी बीच क्या होता है कि भारत में चूंकि आपको पता है कि क्योंकि
19वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे थे, तो इसीलिए हम चौथी यूनिट जो है 8वां चैप्टर इसमें पढ़ते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसकी क्या क्या विशेषता थी, उसमें मतलब कौन कौन से महान लोग थे जो समाज में एक जो भी पहले से जो बुरी व्यवस्था एक प्रकार से चल रही थी, मतलब जो भी एक प्रकार से कुरीतियाँ हैं समाज की वो चल रही थी, तो उनको हटाने के लिए उनकी मतलब उनको एक प्रकार सुधार करने के लिए समाज में धर्म में वो आंदोलन चले 19वीं शताब्दी में। जैसे कि आप लोग जानते हो ब्रह्म समाज हो गया, राजा राम मोहन राय हो गए, ठीक है, दयानंद सरस्वती हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गए, और इसके अलावा कई जाने केशव चंद हो गए, मतलब बहुत सारे लोग इसमें थे। ठीक है, तो हम इस सारे बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से आंदोलन हुए उसके अंतर्गत हम पूरे पढ़ेंगे किसमें 19वीं शताब्दी में। मतलब 19वीं शताब्दी मतलब होता है 1800 ईस्वी से लेकर 1899 तक का जो समय है वो कहलाता है क्या 19वीं शताब्दी। इस बीच कौन कौन से आंदोलन हुए, क्योंकि इसी बीच में 1857 में आपको पता है विद्रोह हुआ था, तो हमने उसको कवर कर लिया है। तो अब पूरा हम इतिहास कवर करते जा रहे हैं भाई साहब। हमें पढ़ना है 1757 से लेकर 1947 तक का इतिहास। हम लोग कहाँ पे आ गए, 1857 तक आ गए थे, और 1857 में हम लोगों ने विद्रोह पढ़ लिया था। अब इसी बीच हमने 19 शताब्दी के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उनको भी हमने कवर कर लिया। तो नौवां चैप्टर है वो क्या करता है, सुधार आंदोलन का अवलोकन। ठीक है, अब कौन कौन से व्यक्ति जो हैं, जो लोग हैं वो जुड़े हुए थे, अलग अलग कौन कौन से संगठन बनाए हुए थे, वो सारे संगठनों के बारे में हम यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, 234 से लेकर 268 का जो भी पेज है अब पूरा हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम सुधार आंदोलन का अवलोकन, कौन कौन से संगठन थे, क्या क्या था, ठीक है, उस कौन कौन से व्यक्ति संबंधित थे, वो सारे हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए हैं भाई, सुधार आंदोलन का हमने अवलोकन पढ़ लिया है, हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ लिए। अब क्या होगा, हमने दोनों चैप्टर में पढ़ लिया, हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पूरे 19वीं शताब्दी के जो भी हुए हैं वो सारे पढ़ लिए। अब चूंकि हम लोग पहुंच गए थे, हमने पहले यहाँ पे पढ़ लिया था 1857 का विद्रोह, हम 1857 के विद्रोह की आगे कहानी अब पढ़ते हैं। अब चूंकि भारत में 1857 का विद्रोह हो गया, ठीक है, मतलब तो अब लोगों में क्या होगा, चूंकि अब वो सफल तो हो नहीं पाया, हम ब्रिटिश शासन को उखाड़ तो पाए नहीं है, ठीक है, हटा नहीं पाए यहाँ से, तो अब क्या होगा, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष मतलब फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होगा। उसका मतलब बैकग्राउंड तैयार होगा। कैसे, वैसे तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तब से मान लो हम लोग मानते स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1857 में विद्रोह हुआ, तो उससे लेकर 1885 तक का जो समय है उसमें भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या घटनाएं हुई वो सारी इसके अंतर्गत घटना पढ़ते हैं, कौन कौन क्षेत्रीय संगठन बने, ठीक है, यूनिट 5 में। ठीक है, तो ये सारे हम लोग पढ़ते हैं। 200 ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हो गई, यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ, किस प्रकार से भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का हुआ, ठीक है, नेशनलिज्म का उत्पन्न हुआ, वो पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। 1857 के बाद क्या क्या हुआ, तभी क्या होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल वो कांग्रेस है, उसकी स्थापना होती है कब, 1885 में। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, और कांग्रेस का जो उदारवादी चरण है 1885 से लेकर 1905 के बीच का, वो हमें से पढ़ते कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे। इन्होंने क्या किया कि एक जो राष्ट्रीय आंदोलन है या जो हमारा जो नेशनल मूवमेंट है, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसका एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया, उसकी भूमिका तैयार कर दी कि एक सीमा तक। ठीक है, तो अब क्या हो गया, भारत में चूंकि यहाँ तक हम लोग आंदोलन तो कर रहे थे, हम अपनी मांगों को जो ब्रिटिश शासन है उसके सामने रख रहे थे, लेकिन हम एक बड़ी एक प्रकार से विद्रोह के रूप में या फिर एक उग्र रूप में हम नहीं रख रहे थे, क्योंकि हम एक संवैधानिक रूप से पत्रों के माध्यम से, लेटर के माध्यम से एक प्रकार से अपनी मांगों रखते हैं कि सुधार किया जाए, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश इतना अच्छे तरीके से मान नहीं रहे थे। तभी आपको पता है कि 1905 में करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अब यहीं से आपका जो विद्रोह है एक खास तौर पर तूल पकड़ लेता है, और यहीं से उग्र राष्ट्रवाद का युग उत्पन्न होता है, इसलिए इसको कहा जाता है नेशनल मूवमेंट। 1905 से लेकर 1918 के बीच में क्या क्या हुआ है, हम इसको एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं, उग्र राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो यहां से हम पढ़ते हैं 1905 से लेकर 1909 के बीच में उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। यहीं से आपको पता है कांग्रेस का जो है विभाजन भी हो जाता है आपको 1907 के करीब में। तो यहां पे हम इसी में पढ़ते हैं। तो दो चरण हो गए कांग्रेस का, उदारवादी चरण और ये हो गया उग्रवादी चरण। ये था 1850 से लेकर 1905 तक, और ये था 1905 से लेकर 1905 से लेकर 1919 के बीच में। हमने इसको दो भागों में बांट लिया, 1905 से लेकर 1909 एक चैप्टर, और 1909 से लेकर 1907 से लेकर 1909 या 1908 से लेकर कुछ भी 1917-18 तक। तो ये हमारा क्या होगा, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्राथमिक चरण। तो इसी प्रकार से अब जो पता है इसी बीच जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे उत्पन्न होता है
जन राष्ट्रवाद, क्योंकि अब यहाँ से गांधी युग का मतलब शुरू होता है। तो वहाँ से क्या होता है, लोग अब आंदोलन, अब मतलब जो आंदोलन होंगे और उसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, एक बड़े पैमाने पर होगा। तो यहाँ से 7वीं यूनिट है, इसमें हमने पूरा पढ़ लिया। हम लोग यहाँ से मतलब हमारा यहाँ से फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था 5वीं यूनिट से। हमने 5वीं यूनिट में भारत में आत्म राष्ट्रवाद किस प्रकार से उदय हुआ उसको पढ़ा। 6वीं यूनिट में राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से लेकर 1918 के बीच में। अब हम पढ़ते हैं जन राष्ट्रवाद का, क्योंकि अब यहाँ से गांधी जी भारत में आ गए हैं साउथ अफ्रीका से, ठीक है, 1915-16 में, और चंपारण हो गया है, तभी गांधीयों का उत्पन्न होता है। और कौन कौन से गांधी जी ने आंदोलन किए वो सारे हम इसमें पढ़ते हैं 7वीं यूनिट में। जन राष्ट्रवाद का शुभारंभ 1919 से लेकर 1939 के बीच में। तो यहाँ पे किस प्रकार से गांधी जी के नेतृत्व में कौन कौन से आंदोलन हुए वो हम सारे यहाँ पढ़ते हैं, चाहे चंपारण का विद्रोह हो, फिर या फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल हो, खेड़ा सत्याग्रह हो, या फिर जो हमारा हुआ था खिलाफत आंदोलन उसको शामिल कर लिया था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, वो सारे इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1919 से लेकर 1939 के बीच में हम सारे पढ़ेंगे। हालांकि जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1939 से लेकर 1947 के बीच में एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूरे हम पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन हो गया, ठीक है, स्वराज्यों, ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो चल रही थी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, 1927 की 1928 की नेहरू रिपोर्ट, इस सारे हम लोग पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन 1930 में जो हुए थे, ठीक है, 1930, 31, 32 में, ठीक है, ये सारे पढ़ेंगे। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात कौन कौन से भारत में रणनीति की बहस हुई, ठीक है, रणनीति पर बहस हुई। इसके अलावा इस सारा जो भी था पूरा हमने पढ़ लिया। 1935 का शासन अधिनियम, पूरा जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो सारा कवर कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पूरे आंदोलन खत्म हो गए हैं, पूरा पढ़ लिया है। कहाँ तक का, 1918 से लेके 1939 के बीच तक का, मतलब इसमें जो भी पूरा था वो हमने सारा ही कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कब, 1939 से लेके, यहाँ से हमने अब हम पढ़ेंगे क्या, 1919 से लेकर 1939 में जो भी हमारे आंदोलन हुए वो सारे हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, 7वीं यूनिट में। इसमें चैप्टर 15 से लेकर 31 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा क्या, स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर। मतलब कि अब हमने 1939 तक का पूरा इतिहास पढ़ लिया, 1919 से लेकर 1939 तक के बीच का। अब यहाँ पढ़ेंगे 1939 से लेकर 1947 के बीच का। अब चूंकि 1947 में भारत आज़ाद भी हो गया और साथ में भारत का विभाजन भी हो गया था, पाकिस्तान भारत 2 बट गए थे, अलग अलग देश हो गए थे। तो इसलिए इस यूनिट का नाम है स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर। मतलब हम स्वतंत्र हो रहे हैं, इंडिपेंडेंस तो हो रहे हैं, लेकिन साथ में विभाजन भी हमारा हो रहा है, इसलिए इस यूनिट का नाम है स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर, ठीक है। 1939 से लेकर 1947 के बीच में हम इसके अंतर्गत पूरा पढ़ेंगे। अब चूंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया था, तो तभी द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। अब यहाँ पूरा जो पूरा है इतिहास 1939 से लेकर 1947 के बीच का वो सारा पढ़ेंगे। इसी में हम पढ़ेंगे जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध था उसके पश्चात क्या हुआ, ये जो क्रिप्स मिशन था, अगस्त प्रस्ताव था, ये सारे उसके अंदर पढ़ेंगे। और तभी हमारा जो आपको पता है जो अगस्त प्रस्ताव था, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसी में हम पढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे। और इसी के बाद हमारा पता है आपको कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, आज़ाद हिंद फौज एवं पाकिस्तान की मांग किस प्रकार से हुई थी 40 के दशक में, 1940 के दशक में, तभी यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और तो हमारा पूरा इतिहास कंप्लीट होता है कहाँ तक, 1947 तक का, यहाँ से लेके इसके बाद, ठीक है, का मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके उपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उस बीच क्या घटनाक्रम हुआ, तो ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि भाई हमारा कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के पश्चात भारत में जो संविधान सभा बनी और भारत की आज़ादी के लिए संविधान बना और भारत में बाद में फिर आज़ाद हुआ, ठीक है। तो ये सारी घटनाक्रम पढ़ेंगे। अंतिम सरकार बनी, ठीक है, उसका संविधान का निर्माण हुआ, भारत 1947 में आज़ाद हो गया था। तो ये सारा 1947 तक का पूरा इतिहास उसमें पढ़ते हैं कि भारत किस प्रकार से आज़ाद हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में और भारत आज़ाद हो गया था। भारत का आज़ाद होने के साथ साथ भारत जो है भारत का विभाजन भी एक प्रकार से हो गया था। तो ये पूरा हमारा इतिहास था 1947 तक का, ठीक है। और भारत ने किस प्रकार से, मतलब कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया, ये सारे जो भी प्रश्न है वो सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बाध्य करने वाली शक्तियाँ, सारा हमारा 1947 तक का पूरा इतिहास स्टार्ट जो भी था वो सारा हमारा खत्म हो जाता है। फिर अब इसके बाद हमारा पूरा इतिहास खत्म हो गया, मतलब कि हमारा पूरा इतिहास पढ़ लिया हमने 1857 से लेकर 1947 के बीच में। लेकिन हमने क्या पढ़ लिया, यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा, स्वतंत्रता मतलब जो भी ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार से भारत में शासन स्थापित किया, उसका क्या पृष्ठभूमि, क्या बैकग्राउंड रहा, वो सारा पढ़ा। इसके बाद
ठीक है। इसके बाद भारत में किस प्रकार से ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह उत्पन्न हुआ, मतलब किस प्रकार से उन्होंने विद्रोह किया ब्रिटिश के खिलाफ, वो हमने पढ़ लिया, आंदोलन पढ़ लिया। इसके अलावा हमने 19वीं शताब्दी में कौन कौन से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए वो ही पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है क्या कि ब्रिटिश, क्योंकि हमने पूरे प्रकार से पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ लिया, किस प्रकार से भारत में विद्रोह हुए, भारत आज़ाद हो गया, किस प्रकार से ब्रिटिश ने शासन स्थापित किया, और हमने बाद में एक वो चैप्टर एक यूनिट पढ़ी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की। अब हमें पढ़ना है कि ब्रिटिश जो शासन था उस दौरान भारत में कौन सी इकोनॉमी थी, कि क्या मतलब इकोनॉमिक भारत की क्या व्यवस्था थी ब्रिटिश शासन में, ठीक है। तो हम वो पढ़ेंगे। तो जो 9वीं यूनिट है वो हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन भारत शासन एवं अन्य पहलू, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे संवैधानिक प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास भारत में उन्होंने किस तरीके से कौन कौन गवर्नर जनरल या जो भी हमारे ब्रिटिश शासन थे उसके खिलाफ कौन कौन, उसके शासनकाल में कौन कौन से एक्ट कानून आए, जैसे पढ़ते थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी प्रकार से 1858 के बाद कौन कौन से एक्ट आए, मतलब हम दो भागों में बांटते हैं ना, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो 1773 से लेके 1858 तक, 1858 से लेके 1947 तक कौन कौन से पूरे एक्ट आए, जैसे पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है, भाषण अधिनियम। तो ये सारे हम पढ़ेंगे। इसी के अलावा भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण, ये किस प्रकार से हुआ, और भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, मतलब जब भारत में ब्रिटिश लोगों ने शासन किया तो भारतीय इकोनॉमी पर, भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये सारे पढ़ेंगे। भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ ब्रिटिश काल में, भारत में प्रेस का विकास किस प्रकार से हुआ। और इसके अलावा 1857 हमने पहला चैप्टर पढ़ा था ना, जिसमें पढ़ा था हमने कि 1857 से पूर्व कौन कौन से आंदोलन हुए थे, कृषक आंदोलन या फिर नागरिक आंदोलन, सिपाही आंदोलन। तो इसी में एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, कृषक आंदोलन 1857 से लेके 1947 तक। मतलब पहले पढ़ लिया 1857 से लेके पहले 1857 से पहले वाले, अब हम पढ़ रहे हैं 1857 से लेकर 1947 के बीच में कौन कौन से कृषक आंदोलन हुए, तो ये सारे पढ़ लेंगे। भारतीय श्रमिक आंदोलन, तो अब यहाँ से हमारा पूरा स्टार्ट हो गया। अब भारत हमारा क्या हो गया, आज़ाद हो गया। तो इसके बाद जो 10वीं यूनिट है वो यहाँ बताती है कि स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रोत्तर विकास, कि भारत में किस प्रकार से आज़ादी के बाद किस प्रकार से भारतीय रियासतें, भारत संविधान का निर्माण और राष्ट्रवाद की विदेश नीति किस प्रकार से विकास हुआ। तो ये जो पूरा है यहाँ से पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारा यूनिट स्टार्ट हो जाती है, यूनिट 10 से। तो आपको जो एक मुख्य इसमें कहा जाए तो आप लोगों को पढ़ना केवल इसमें से 8 यूनिट ही आप लोगों को पढ़नी है। 8 यूनिट का मतलब आपको पहली यूनिट छोड़ देनी है और दूसरी यूनिट से लेके आपको 9 यूनिट तक पढ़ना, मतलब टोटल आपको 8 यूनिट पढ़नी है। और 10वीं यूनिट से यहाँ पे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है वो स्टार्ट हो जाता है आज़ादी के बाद का। वो भी आप लोग पढ़ना चाहो कि भारत में रियासतों का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, और भारत के जो राज्य थे उनका पुनर्गठन एकीकरण वो सारे, ठीक है। नेहरू के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र भारत 1947 से लेकर 1964 के बीच में, क्योंकि 1964 में उसकी जो हमारे मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये फिर नेहरू के बाद का भारत, ठीक है। फिर ये इंदिरा गांधी के समय का पूरा जो भी पूरा था वो सारा पढ़ेंगे हम। यूपीए गवर्नमेंट हो, एनडीए गवर्नमेंट, ये सारे जो भी था अभी तक का पूरा 2014-15 तक का, और इसमें कुछ अपडेट हो गया शायद, तो इसमें पूरा 2019 तक का जो हमारे लोकसभा चुनाव हुए थे पूरा इतिहास उसमें है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का। तो आपको इसमें से जो बताऊँ जो आपके लिए मुख्य जो इंपॉर्टेंट है वो आपको केवल पहली यूनिट को छोड़ के आपको दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं तक ही पढ़ना है, ठीक है। ये वाली आपकी जो यूनिट है ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए पढ़नी है। और बाकी आप लोगों को 10वीं यूनिट 8 पढ़नी है, ठीक है, 9वीं यूनिट पढ़नी है, ठीक है, और 10वीं यूनिट आपके लिए जो स्टेप होती है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की, तो वो आप लोगों को इस प्रकार से छोड़ देनी है आप लोग चाहो तो। आप लोग चाहो क्योंकि वो यदि आपके पास समय है, और चूंकि इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है वो मेंस में काम आएगा, और प्रीलिम्स में कभी कभी का तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस से। हालांकि बच्चे इसमें से नहीं पढ़ते स्पेक्ट्रम से, कोई नोट्स पढ़ लेते किसी भी कोचिंग का, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो, ठीक है, आप लोग को पढ़ना हो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग यदि केवल जो भी आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वो केवल आप लोग इतना ही पढ़िए। बाकी आप लोग यदि पढ़ना है तो मैं तो सोचूंगा कि आप लोग कोई नोट्स है कोचिंग का उसको मैं प्रेफर करूँगा, भाई वो लोग पढ़ो। बाकी आप लोग ये जो इसमें से आप लोग हाँ ऐसी जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी आपकी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है तो इस प्रकार से आप लोग इसमें कवर कर सकते हो। एक बार मैं एक बार दोहरा देता हूँ आपको इसमें क्या पढ़ना है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश विजय के समय भारत की क्या स्थिति थी, ब्रिटिश शक्ति किस प्रकार सुदृढ़ीकरण हुआ, किस प्रकार उसका विकास हुआ, फिर ब्रिटिश कंपनी जो थी उसके विरुद्ध बढ़ता विद्वेष, ठीक है, फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 1857 का विद्रोह, ठीक है, ये पूरा पढ़ेंगे। फिर भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और फिर भारत में फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल मूवमेंट का समय स्टार्ट हो गया था। तो इसको भी कई भागों बांट देते हैं हम लोग। उग्रवादी चरण, उदारवादी चरण, 1885 से लेकर 1905 के बीच
उदारवादी चरण, 1905 से लेकर 1918 के बीच में उग्रवादी चरण, और 1919 से लेकर मतलब पूरा हम 1947 तक का जो पूरा जो इतिहास है उसको हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। तो गांधी युग का प्रारंभ, इसमें जन राष्ट्रवाद के युग का प्रारंभ शुभारंभ हुआ, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा भाग ले रहे थे आंदोलन में। तो यहाँ पे पूरे गांधी जी के नेतृत्व में जो भी आंदोलन हुआ और भारत किस प्रकार से आज़ाद हुआ है वो सारे हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इसके आंदोलन के अंदर पढ़ते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स के होता है। तो मतलब ये इतिहास हम लोग कवर करते हैं। बाद में भारत जो हमारा आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है वो आप लोग कवर करते हो बाद के लिए। तो आपको लोग केवल इतना ही आप लोगों को पढ़ना है कि भाई हमारा भारत में किस प्रकार से ब्रिटिश शासन जो है स्थापित हुआ, वो किस प्रकार से भी शासन स्थापित हुआ, तो उसके समय काल में कौन कौन से विद्रोह हुए, ठीक है, उसके समय में क्या संवैधानिक विकास हुआ, उसके क्या आर्थिक प्रभाव रहे उनके शासनकाल में, कैसा व्यापार था उसमें, कैसा शिक्षा का विकास हुआ, संवैधानिक विकास हुआ, प्रशासनिक विकास हुआ, वो सारे हम पढ़ेंगे। और किस प्रकार से उसके खिलाफ आंदोलन हुए, 1857 का विद्रोह हो गया, वो पढ़ेंगे। और इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी वो सारे हम लोग जो पढ़ते हैं वो पूरा पढ़ते हैं। इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो भी हम उसके अंदर पढ़ते हैं। उसने किस प्रकार से भारत को आज़ादी दिलाई ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश सत्ता से, और भारत किस प्रकार से आज़ाद हुआ और साथ में भारत किस प्रकार से विभाजन हो गया। तो ये जो पूरा है ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यही हम लोगों को पढ़ना है स्पेक्ट्रम में। इस प्रकार से हमारी स्पेक्ट्रम है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और आप लोगों को केवल इतना इसका मतलब आप लोगों को इतना छोड़ देना है, क्योंकि ये जो बुक्स है इतना जो वाला भाग है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का है, और ये आपको केवल इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को केवल इतना वाला भाग ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हो जाता है, क्योंकि इस वाले जो चैप्टर है ये वाले जो पहले यूनिट है, 2 चैप्टर हैं, इसमें आपको इतिहास के स्रोत एवं उपागम के बारे में बताया गया है कि भाई क्या इतिहास के स्रोत रहे हैं, कैसे हमें जानकारी मिलती है। तो ये पूरी जानकारी है, ये इस प्रकार से स्पेक्ट्रम खत्म कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कैसे, मतलब इसकी ट्रिक, मतलब जब आप चैप्टर पढ़ोगे कोई भी, तो आपको चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर के लास्ट में आपको क्या होता है, एक समरी दी होती है, सारांश दिया होता है इसको, क्योंकि जो पूरा अपने चैप्टर में पढ़ा है, जो भी टॉपिक पढ़े हैं चैप्टर में, यहाँ पर शॉर्ट तरीके से इंपॉर्टेंट उसमें बातें लिखी होती थी, या इंपॉर्टेंट बातें जो टॉपिक हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखी होती है। तो जब आपने अच्छे चैप्टर पढ़ लिया 1-2 बार, तो फिर आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर की समरी है आपको केवल रिविजन के लिए केवल इसी को फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात, आपने चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको समरी तो पढ़नी है, लेकिन समरी के अलावा कोई भी आप यदि चीज़ आपको कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें चैप्टर में आपको लगा, ठीक है, तो वो आपको अलग से यहाँ पे जो भी स्टिकी नोट आते हैं उसको यहाँ पे चिपका देना, उसको आपको लिख के यहाँ पे चिपका देना, और बाकी जो सारांश है वो भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है नोट्स में, तो आपको उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लेने, काफ़ी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होगा। तो इस प्रकार से आप लोग कवर कर सकते हो मॉडर्न इंडिया को। बाकी और भी हम लोग वीडियो बनाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कि किस प्रकार से हम इसमें मतलब पढ़ाई करें, या किस प्रकार से नोट्स बनाएं, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं अलग सब्जेक्ट के लिए। तो बाकी हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यूपीएससी से रिलेटेड ही। बाकी आप लोग अपनी तैयारी जो है यूपीएससी के ऊपर मतलब तैयारी करते रहिएगा, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।